गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हमने फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था अबाउट डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो जैसा आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क होता क्या है, तो आज पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को जानने से पहले हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क में जितने भी पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ डॉट नेट से। तो किसी भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपकी डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एप्लीकेशन डोमेन, डॉट नेट फ्रेमवर्क सिक्योरिटी, क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन, कॉमन टाइप सिस्टम। नाउ मुझे पता है ये सब सर के ऊपर से जाएगा आपके, तो समझने के लिए आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ कि सपोज़ करो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, आपने C++ भी पढ़ी है, आपने विजुअल बेसिक भी पढ़ी है। दोनों में डिफरेंस है। C++ आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और जो विजुअल बेसिक आपने पढ़ी थी वो मैंने बताया था पढ़ाते हुए कि रफ लैंग्वेज, मतलब कि उसमें आप कुछ भी लिखो स्मॉल कैपिटल वो ऑटोमेटिक उसको सही कर देता है, ठीक है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज पे मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लेटफॉर्म से एक साथ कई लैंग्वेज पे काम करना है। तो कैसे होगा उसको समझने के लिए डॉट नेट का आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर है। देखिए, जैसे ही आप लोग डॉट नेट को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब अगर आप डॉट नेट की, कई बार क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें खाली फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क अलग चीज़ है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप जैसे आप तो प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको तो पूरा सॉफ्टवेयर मैंने बोला था इंस्टॉल करने के लिए, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं वो आपका कहाँ पर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब इसके ऊपर जितनी भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बेस क्लास लाइब्रेरी लैंग्वेज, ये सब आपके डॉट नेट के अंदर के पार्ट हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपकी लैंग्वेज जिस पर आप काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप वेब एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं तो आप ASP.NET पे काम करेंगे, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन पे करना चाहते हैं उसके लिए आप C++ के ऊपर काम करेंगे। तो सारी लैंग्वेज को कौन कंबाइन करता है, जहाँ लिखा हुआ है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन, कॉमन का मतलब कॉमन लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे कि सभी लैंग्वेज के लिए एक ही, ये एक्चुअली कंपाइलर है, CLR बोलते हैं उसको हम लोग शॉर्टकट में, CLR, ये डॉट नेट का कंपाइलर है। तो डॉट नेट का कंपाइलर का काम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखोगे, मैं आपको और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, जैसे लिखा हुआ ना, कोई C# पे काम करता है, कोई VB.NET पे काम करता है। VB.NET किससे बना है, VB के एडवांस वर्जन VB.NET। C# बना के C++ के एडवांस वर्जन से, पहले विजुअल C++ के नाम से भी आता था, अब C# आपका चलता है। तो जिसको VB आती है वो VB के बेस पे काम करता है, VB.NET पे। जो C++ यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग है वो C# में काम करता है। दोनों की कोडिंग अलग होती है, आपको पता ही है, VB का काम अलग होता है और C++ का काम अलग होता है। VB.NET में VB के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर होगा किसका होगा, VB.NET का कंपाइलर होगा। C# को यूज़ करने के लिए जो कंपाइलर होगा वो C# का कंपाइलर होगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपका डॉट नेट में होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका कंपाइलर, यानी कि कौन, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, जैसे ही कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, चाहे वो VB.NET में हो, चाहे वो C# में हो, चाहे वो J# में हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, कंपाइल करने के बाद आपको जो कोड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि MSIL। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से डॉट नेट की सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि जावा लैंग्वेज जो करते हैं, जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइट कोड में। तो बाइट कोड एक्चुअली होता क्या है, एक क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है। क्रिप्टोग्राफिक कोड का मतलब कि ऐसा कोड जिसको कोई भी मतलब इवन कोई भी प्रोग्रामर होगा वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता। आपने प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करके किस में चेंज कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। इस कोड को अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे तो हमें 0-1 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये काम होता है किसके, कंपाइलर के। VB.NET का अलग है, C# का अलग है। तो दोनों कंपाइलर ने अलग अलग काम कन्वर्ट करके एक ही कोड में इसको कन्वर्ट करा है MSIL में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंपाइलर भी होता है। एक्चुअली जब हम लोगों ने C के प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ एक कंपाइलर होता था हमारे पास, तो प्रोग्राम को किस में कोड करता था, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था, उससे हमको आउटपुट मिल जाता था। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर आप उस मशीन कोड को किसी दूसरे सिस्टम पर ले जाके रन करेंगे तो वहाँ पर वो नहीं चलेगा। रीज़न, क्योंकि वो पर्टिकुलर मशीन का कोड होता है। यहाँ पर जो आपका MSIL है, आप इस कोड को किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं। आपने प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइलर कोड को आप ले गए, अगर दूसरे सिस्टम पे डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका है तो वहाँ प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, लेकिन जो कोडिंग आपने करी थी वो आपको नहीं दिखाई देगी। इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, आप कोई भी एक वेबसाइट खोलिए,
ठीक है। जब आप खोलते हैं, आप सपोज करो आपने फेसबुक खोला है, कुछ भी खोला है, अगर आप उसके व्यू में जाके, सोर्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोडिंग अजीब सी दिखेगी जो आपके समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है उसका मतलब। तो वो सब क्या होता है, वो आपका एक कोड, सीक्रेट कोड होता है जिसको मतलब कंपाइलर जनरेट करता है। तो डॉट नेट के केस में MSIL वो कोड होता है जो डॉट नेट के कंपाइलर यानी कि VB डॉट नेट का कंपाइलर अलग से, C# का कंपाइलर अलग से इसको कन्वर्ट करता है। अब जो कोड हमारे पास आया है वो हमारा क्रिप्टोग्राफी कोड यानी कि सीक्रेट उसमें फॉर्म में आया है। अब इसको रन करने के लिए डॉट नेट के बाद दूसरा कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या होता है, आपके जो MSIL वाला कोड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज का जो कोड है उसको कन्वर्ट करना किसमें, नेटिव कोड में, यानी कि जो आपको आउटपुट चाहिए वो कौन देगा आपको, JIT। तो सिक्योरिटी लेवल कैसे बढ़ा, आपने जो कोडिंग करी, ठीक है, वो MSIL के रूप में आई, ठीक है। MSIL को इतना पता कि मेरे पे कोडिंग क्या थी, लेकिन इससे की कोडिंग किसने ले ली, JIT ने ले ली। JIT को नहीं पता कि कोडिंग क्या थी, JIT को इतना पता कि MSIL के पास क्या है, तो वो उसको कन्वर्ट करके आपको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि दोनों कंपाइलर को ये नहीं पता कि उनके पास कोड क्या है, सर क्या जा रहा है, क्या आउटपुट आएगा। तो इस वजह से डॉट नेट का सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब ये है, देखो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रोग्राम मतलब कैसे हम एक ही जगह से रन करेंगे। उसका बहुत सिंपल तरीका है, जो आप कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है CLR आपका, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किसी भी कोड को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं जैसे C#, VB डॉट नेट एटसेट्रा, कहीं से भी करेंगे तो इनके कुछ बेस क्लास लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का मतलब कुछ ऐसे फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो दोनों में काम करते हैं, यानी कि C# में भी और VB डॉट नेट में भी, ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर आप कोई, डॉट नेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि डॉट नेट के केस में आपको लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी की फीचर मिलता है। लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपना प्रोग्राम, सपोज करो आपको VB डॉट नेट आती है, आपने VB डॉट नेट में प्रोग्राम बनाया, आपने किसी को प्रोग्राम दिया और उसने बोला कि मुझे इस प्रोग्राम को VB डॉट नेट में नहीं, मुझे C# में चाहिए, मुझे C# आती है, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट फ्रॉम VB डॉट नेट टू C#, जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, CLS बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको बाद में भी कराऊंगा, अभी सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि डॉट नेट के पार्ट होते हैं। तो सबसे मेन दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक होता है आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यानी कि CLR, जो क्या होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर इसमें कन्वर्ट होता है MSIL में, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। तो यही रीज़न है, मैं आप बोल रहे थे कि एक ही जगह से हम कैसे चलाएंगे, तो मैं उसका भी बता देता हूँ। ये आपका जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। आप कह रहे थे शुरू में पूछता है कि आपको विजुअल बेसिक लेना है, C# लेना है, किस में लेना है, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ले सकते हैं। जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर फाइल में गए, पहले मैं बताऊंगा कंसोल एप्लीकेशन कैसे चलेगी, यहाँ से न्यू और यहाँ से प्रोजेक्ट। जैसे हम प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से आएगा विजुअल, अगर आपने C# लिया तो विजुअल C# आएगा, अगर आपने विजुअल बेसिक चुना है तो आपका विजुअल बेसिक आएगा, F# लिया तो F# आ जाएगा। हमने सपोज करो विजुअल C# लिया है, तो विजुअल C# पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ भी दिख रहा है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, WPF एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। 3 मैंने बताए थे, विंडोज़ प्रोग्रामिंग यहाँ से हो जाएगी, C++ की प्रोग्रामिंग कंसोल एप्लीकेशन से हो जाएगी, और वेबसाइट की प्रोग्रामिंग यहाँ से हो जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करो मैंने कंसोल एप्लीकेशन लिया, यहाँ पर नाम आ गया इसका कंसोल एप्लीकेशन, लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पर सेव होना है, जैसे मेरा G के अंदर .NET पे हो रहा है, आप कोई भी लोकेशन इसको दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, हाँ जैसे मैंने ओके करा, ये देखिए इस तरह फाइल बनी होगी, program.cs इसका नाम है। यहाँ पर ये लाइब्रेरी इसमें पहले से ऐड आ रही है, जैसे हम लोग C में लिखते थे #include stdio.h इस टाइप की, तो इसमें पहले से ये लाइब्रेरी आ रही है। ये आपका क्लास, ये आपका मेन, ठीक है। जो भी प्रोग्राम को करना है आपको यहाँ पर करना है। इसी तरह से आप विंडो एप्लीकेशन ले सकते हैं, इसी तरह से आप ASP एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर से आप अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं, यही मैंने आपको बताया था। दिस इज द मैजिक ऑफ .NET फ्रेमवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि अब आपको ये क्लियर नहीं है कि इसमें डेटा टाइप कैसे लेना है, कैसे काम करना है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना था कि आर्किटेक्चर क्या होता है इसका। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।